बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पाकिस्तान की तरफ से शाहिद शफी सियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ईसीसी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट इसने चंद दिन पहले नेट मीटरिंग रेगुलेशंस में अमेंडमेंट्स, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी, उनको अप्रूव किया है। इस अप्रूवल के बाद एक मीडिया में एक बहस छिड़ गई है, और जिसमें कुछ जगहों पर इसकी वजह से कोहराम मच गया है, जबकि कुछ लोगों ने इस पे सुकून का सांस सांस लिया है और इसको एक कोर्स करेक्शन और स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कहा है। और ये दलील दी है कि एक एनोमली थी जो कि जिसकी जो एबिरेशन थी उसकी करेक्शन कर दी गई है। तो इस मौजू की नज़ाकत और इसकी अहमियत के पेश नज़र हमने फैसला किया कि इस पर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय आपके सामने पेश की जाए। तो इस सिलसिले में हमने आज अमार हबीब ख़ान साहब को दावत दी है कि वो तशरीफ़ लाएं और इस मौजू पर हमारे नाजरीन को उनकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए इस टॉपिक पर रोशनी डालें। अमार हबीब हबीब साहब ख़ान साहब का मैं आपसे तारुफ़ करा दूँ। अमार हबीब साहब एक एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं और ही एडवाइजेज फॉर लार्ज स्केल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। ये फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स पर एडवाइस देते हैं। He is a chartered financial analyst. He is a member of Third Coal Tariff Determination Committee. He is a certified risk management manager. Amar Habib Khan Sahab, he is a visiting faculty at IBA Karachi. He is a regular columnist in the News and Profit magazine, and he is often quoted in Bloomberg, Financial Times, Dawn, Le Monde, and other media outlets. तो अमार हबीब खान साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ऑल गुड जी, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। तो अमार हबीब साहब, जैसे कि मैंने अपने तारुफ में कहा है कि ये एक कुछ लोग इसे एक एनोमली कहते थे, जो जिसकी अब जो है देर आयत दुरुस्त आयत के मस्ताक इसकी अब करेक्शन कर दी गई है। और कुछ लोग इसे एंटी रिन्यूएबल, गवर्नमेंट की एंटी रिन्यूएबल पॉलिसी कहते हैं। तो आपका इस बारे में क्या टेक है? नहीं जी, आई थिंक ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, और ये आज नहीं, आज से कुछ साल 2 साल पहले ये चीज़ आ जानी चाहिए थी। क्योंकि इसका जो इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन है ना इस चीज़ का, वो बहुत ज़्यादा था। कि आप ये देखें ना, मैं तो सिंपली लोगों से ये कहता हूँ कि जी मार्जिनल कॉस्ट को देखें, बिजली की मार्जिनल कॉस्ट क्या है। पूरा जब अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का चार्ट देखते हैं तो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो है तकरीबन हमारी मार्जिनल कॉस्ट 10 से 12 रुपए के आसपास होती है। वही चीज़ रात में जो है 11 बजे के करीब तकरीबन 23 से 24 रुपए या इवन 28 रुपए तक चली जाती है। तो हो ये रहा था कि आप सुबह जो है 10 रुपए का यूनिट इफेक्टिवली बेच के, अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखूं, और रात में 28 रुपए का यूनिट जो है आप इस्तेमाल कर रहे होते थे। तो उसमें तो एक ये डिस्टॉर्शन है ना नेट मीटरिंग की। आप तो कहते हो कि जी एक यूनिट जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, मगर उसकी डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में उसकी डिफरेंट वैल्यू होती है। तो इसलिए जो है इससे एक मेजर एक डिस्टॉर्शन जो है वो मार्केट में क्रिएट हो रही थी। तो ये बेहतर पॉलिसी है जो अभी करो, और इवन अभी भी जो पॉलिसी मैं कह रहा हूँ इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा रूम है इसको इम्प्रूव करने का। अभी भी बहुत ज़्यादा लिबरल है मेरे हिसाब से। जो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट है, एथिकल एस्पेक्ट और फाइनेंशियल या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस एस्पेक्ट, मैं आपसे टेक्निकल जो एस्पेक्ट है इस पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि यू आर नॉट अ टेक्निकल एक्सपर्ट। लेकिन मैं आपसे एथिकल और इसका जो बिजनेस केस है इस बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि एथिकली ये जो गवर्नमेंट पे एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये एंटी रिन्यूएबल पॉलिसी और फेयर और एक्विटी के जो प्रिंसिपल्स हैं इसकी वायलेशन है। गवर्नमेंट ने पहले इजाज़त दी और फिर एब्रप्टली इसको, स्मूथ ट्रांजिशन की बजाय एब्रप्टली इसको ख़त्म कर दिया। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये जो देखिए, एब्रप्टली एब्रप्ट चेंज, इज इट एन एब्रप्ट पॉलिसी, चेंज? इट इज नॉट एन एब्रप्ट चेंज, दिस हैज बीन अंडर कॉन्वर्जेशन फॉर मोर देन अ ईयर एट दिस पॉइंट। बिल्कुल भी एब्रप्ट चेंज नहीं है, और पॉलिसी जो है वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक पॉलिसी जो है वो ताहयात जो है वही रहेगी। जब ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी उस वक्त मेरे ख्याल से सोलर पैनल्स की जो कॉस्ट थी आज से कोई 5 गुना ज्यादा थी या 4 गुना ज्यादा थी। वो बहुत नीचे आ गई, मार्केट डायनामिक्स जो है वो सारे चेंज हुए, तो उसके हिसाब से पॉलिसी को भी इवॉल्व होना जरूरी है। हम ये हरगिज नहीं कह सकते कोई भी पॉलिसी जो है वो
चलती रहेगी। और इवन राइट नाउ आई वुड से एब्रप्टली एंड नहीं किया गया, क्योंकि जिस जिसके जनरेशन लाइसेंस थे नेट मीटरिंग के, अगर वो 7 साल तक का था वो कंटिन्यू होगा। हाँ, अगर वो कंटिन्यू नहीं होता, वो 5 साल पे उसको एंड कर देते या 3 साल पे एंड कर देते, वो एब्रप्ट चीज जरूर होती। मगर जिसने लगाया, जिसका जो लाइसेंस है, दैट विल एक्चुअली कंटिन्यू। तो मेरे हिसाब से तो एज फेयर एज इट कैन बी। तो आई थिंक ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क हमेशा होता है वो मौके के हिसाब से और इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। और एंटी रिन्यूएबल तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इवन अभी भी अगर आप सोलर लगाते हैं अपने सिस्टम में और सेल्फ कंज्यूम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी बनता है, वो 20 से 25% बन जाता है। जब रिस्क फ्री रेट मार्केट में 11 से 12% है और आपको 20 से 25% रिटर्न मिल रहा है, तो इससे अच्छा रिटर्न और क्या हो चीज का। तो मैं तो किसी एंगल से भी आप ये नहीं कह सकते कि जी ये चीज अनफेयर है, ना फाइनेंशियली अनफेयर है, ना ये इकोनॉमिकली अनफेयर, और ना ही आप ये कह सकते हैं कि जिन्होंने पहले लगाया उनको किसी किस्म का कोई नुकसान हो रहा है। तो जो पे बैक पीरियड, ये 1.5 से 2 साल था, अब ये 5 साल पे चला गया है। तो ये भी काफ़ी हदफ तनकीद है कि ये ज्यादती है। तो ये जो पे बैक पीरियड है 5 साल का, देखें आप, इज इट इस फेयर? उसके जो है मतलब इस मतलब 1.5 साल का पे बैक तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही अनफेयर है। कि कौन सी चीज़ है इस मुल्क में, या कोई भी अब इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विपमेंट लेते हैं, किस चीज़ में 1.5 साल का पे बैक होता है, और 5 साल में तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पे आया है। तो पे बैक में भी अगर हम देखें तो 3 साल इज अ वेरी गुड पे बैक। आप इवन अगर एक कमर्शियल व्हीकल भी लेने जाते हैं कारोबार करने के लिए, आप सुजुकी भी लेते हैं या हाईएस लेते हैं या छोटी की गाड़ी लेते हैं, उसका पेबैक पीरियड भी जो है वो 1.5 साल नहीं होता है, वो भी 3 से 5 साल में जाके जो है ये पूरी अपनी वैल्यू रिकवर करते हैं। तो अगर 3 साल भी पेबैक है, तो दिस इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री राइट नाउ। अगर ऐसी सूरत हाल है, तो ये जो मीडिया में हाइप क्रिएट हुई हुई है, तो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट का केस इतना स्ट्रांग है और फेयरनेस और एक्विटी के प्रिंसिपल्स के एन मुताबिक है, तो गवर्नमेंट अपना जो केस है सही तरह मीडिया में क्यों नहीं पेश कर सकी? देखें, बात सारी ये है कि होता क्या है, टोटल जो लोग हैं नेट मीटरिंग रेजिडेंशियल कस्टमर, असल नॉइज जो है वो वहां से आ रही। 2,83,000, प्लस। 283,000 नेट मीटरिंग कस्टमर्स हैं, ठीक है, रफली 3 लाख कर लें, चले मोटा मोटा हिसाब। मुल्क में टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है कुछ 34 मिलियन के करीब। 34 मिलियन में से 3 लाख इज लेस देन 1%। ये लेस देन 1% जो है वो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिनके यहाँ 3 फेज मीटर लगा हुआ है, जो अखबार पढ़ते हैं, जो अंग्रेजी बोलना जानते हैं, जो अखबार में लिखना जानते हैं, इसीलिए इस पे शोर ज्यादा हो रहा है। तो बेसिकली आपका जो एक अमीर तबका है वो जिसने लगाया हुआ है, वो ज्यादा शोर मचा सकता है, उसकी नॉइज ज्यादा है, तो इसीलिए जो है इस पे इतना डिस्कशन हो रहा है। अगर ये 3 लाख ऐसे कस्टमर होते जिनकी इतनी वॉइस नहीं होती, या एक वल्नरेबल क्लास से होते, तो कोई इसकी बात भी इतनी नहीं कर रहा होता। मगर क्योंकि ये अमीर तबके को जो है हर्ट कर रही है ये चीज, इसलिए जो ये वो इस पे बात हो रही है। और ये लोग इसमें कंफ्यूज भी कर रहे हैं कि जो नेट मीटरिंग है, नेट मीटरिंग आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हर कोई एलिजिबल नहीं है नेट मीटरिंग के लिए। 3 फेज का कनेक्शन होगा तभी आप एलिजिबल हो। मैं कराची में एक फ्लैट में रहता हूँ, मैं एलिजिबल नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, सिर्फ जो एक 3 फेज का मीटर जिसके पास अवेलेबल है वो एलिजिबल है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जिन्होंने सोलर लगाया हुआ, वो सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो शोर नहीं कर रहे, सिर्फ शोर करने वाले नेट मीटरिंग वाले हैं। तो ये बताइए कि जो बाई बैक रेट है ये 27 रुपए से 10 रुपए पे पहुंचा है। तो ये जो सफ़र 27 से 10 पे आया है, तो जिस पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के वकास मूसा साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि ये 27 से 10 का सफ़र नहीं है, बल्कि ये 50, 55, 60 से 10 का सफ़र है। तो आपके ख्याल में उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है उनका ये मौकिफ। क्योंकि देखें, हुकूमत जब एनर्जी बाय करती है, एनर्जी की वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारी, अभी जो लेटेस्ट आई है वो तकरीबन 8.5 से 9 रुपए के दरमियान है। ठीक है, एनर्जी कॉस्ट जो है हमारी, वेरिएबल कॉस्ट, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन खरीदो, फिक्स कॉस्ट की बात नहीं हो रही, वेरिएबल की बात हो रही है। फिक्स आपने अपने लिए लगाया, हुकूमत ने आपको नहीं बोला था लगाने को, आपने खुद लगाया, खुद एक डिसीजन लिया, खुद रिस्क लिया। आपसे अगर बोला जाए कि बिजली खरीदनी है तो आप 27 रुपए की लेंगे या 10 रुपए की लेंगे? आप 10 रुपए की लेंगे बिजली। तो हुकूमत 27 रुपए की बिजली क्यों ले, जब उसको दूसरे जो उसके जनरेशन सोर्सेज हैं वो एवरेज कॉस्ट उसकी 9.5 से 10 रुपए की है। लॉन्ग टर्म में इस पॉलिसी का ओवरऑल प्राइस, जो बास्केट प्राइस है, उस पर कोई इम्पैक्ट है? सर, इसका बास्केट प्राइस पे एनर्जी की तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, मगर इसका इस पॉलिसी से कम ये होगा कि जो एक्स्ट्रा जो यूनिट सेल किए जा रहे थे एट अ लॉस टू द गवर्नमेंट, यानी कि जो 10 रुपए का हुकूमत ले सकती थी वो 27 रुपए का ले रही थी, उससे सर्टेनली एक फायदा जरूर होगा इस चीज का। और ग्रॉस मीटरिंग से कम ये है कि जो
इलेक्ट्रॉन की असल कॉस्ट है एट दैट पॉइंट इन टाइम, उसका फायदा होगा। जैसे मैंने शुरू में ये बात करी कि आप सुबह में सोलर का 10 से 12 रुपए का जो उसकी मार्जिनल कॉस्ट है, उसका यूनिट सेल करके रात को 28 रुपए का के यूनिट से नेट नहीं कर सकते, ये तो सरासर ज्यादती है, तो बिल्कुल ही अनफेयर है। ये नई पॉलिसी से जो आरईए की पेनिट्रेशन है, जो पहले अग्रेसिवली अब तक जारी थी, इस पे कोई इम्पैक्ट होगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होगा इस पे इम्पैक्ट। आप देखें ना, जितना आरी आ रहा है वो ज्यादातर जरूरी नहीं है कि नेट मीटर्ड हो रहा है, वो सेल्फ कंजम्पशन पे लोग लगा रहे हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारे प्रोटेक्टेड कस्टमर्स ऐसे हैं, प्रोटेक्टेड क्लासेस ऐसे हैं, एक पैनल और एक बैटरी लगा रहे हैं और वो यूज कर रहे हैं विदाउट एनी नेट मीटरिंग, और उनका जो बिल है वो अपने आप कम हो रहा है, वो बिल्कुल एडजस्ट हो रहा है। तो आरी की पेनिट्रेशन तो बिल्कुल प्राइस ड्रिवन है, तो वो तो हो ही रही है। जो ट्यूबवेल्स पे लग रहा है वो प्राइस ड्रिवन है, जो कमर्शियल एंटिटीज लगा रही हैं, इंडस्ट्रियल लगा रही हैं, जो नेट मीटर्ड नहीं है, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, तो उसमें तो बिल्कुल भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं आरी सिर्फ 2,83,000 या 3 लाख घर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूरा मुल्क इस्तेमाल कर रहा है, और उसमें ऑटोमेटिकली वो चीज़ चलती रहेगी। इससे ग्रेड ग्रेड डिफेक्शन का जो प्रोसेस है वो एक्सपीडाइट होगा, या आपके ख्याल में उस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा इस तो पॉलिसी ग्रिड का? डिफेक्शन की इन बात मैं ये करता हूँ, ग्रिड डिफेक्शन होगी, अगर ग्रिड डिफेक्शन की आवाज कट रही है जरा। हेलो, हमारे साहब आवाज नहीं आ रही। तो ग्रिड के पास अभी भी टाइम है अपनी कॉस्ट आप फिगर जरा है, काइंडली वो ग्रिड से आपकी बैटरी आवाज, डिफेक्शन पे लोग लगा लेंगे, छोड़ रहे हैं लकी लगाने, आपकी, बैटरी भी लगा लेंगे जी मतलब। जी, अब हमारे साहब आपकी आवाज कट जी रही थी, जरा काइंडली इस अब सवाल बेहतर का हुई। जवाब, जी जी, अब इस सवाल का जवाब दोबारा दीजिएगा कि इसका ग्रेड डिफेक्शन पे क्या इम्पैक्ट होगा। सर, ग्रिड डिफेक्शन से ये है कि ग्रिड डिफेक्शन अभी इतनी नहीं होगी, क्योंकि बैटरी की प्राइसेस अभी भी उतनी नहीं है। बैटरी की प्राइस तकरीबन $80 से $90 पर किलो वॉट आवर है। जब ये प्राइस कोई मेरे ख्याल से 25 से 30 पे आ जाएगी अगले आई वुड से 5 से 7 साल में, तब आप बिल्कुल एक एक्सेलरेटेड प्रोसेस देख सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जी हम सोलर लगा लेते हैं, हम ग्रिड छोड़ देंगे। आप इसमें लगे रहें, ग्रिड छोड़ दें, 8 घंटे जो है, 7-8 घंटे सुबह सूरज में रहे, बाकी शाम में अंधेरे में रहे। अंधेरे में नहीं रहना तो एक महंगी बैटरी लगा लें, जो बैटरी लगा सकते हो बैटरी लगा लें, मतलब इट्स फ्री वर्ल्ड, कोई रोक नहीं रहा। मगर हुकूमत आपको क्यों सब्सिडाइज करे बैटरी लगाने के लिए? आप नेशनल ग्रिड का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, ये क्या बच पाएगा? सर, नेशनल ग्रिड जो है एट इट्स इन इट्स करंट फॉर्म इट नीड्स टू इवॉल्व, और इवेंचुअली आई सी अ मॉडल वेयर यू हैव मोर कम्युनिटी ग्रिड्स एंड माइक्रो ग्रिड्स। क्योंकि अभी जो हमारा एक स्टैंडर्ड उसका फॉर्म है, ये नहीं चल पाएगा। आइडियली होगा ये कि इन इन जैसे कहते हैं ना, इवॉल्व अगर करना है और फीजिबल रहना है, 5-7 साल में वी शुड हैव माइक्रो ग्रिड्स इन प्लेस, जिसमें हर इलाके की या हर उसकी जो है एक माइक्रो ग्रिड हो, और आपस में जो है लोग बाय एंड सेल बिजली कर सकते हो, पैकेज बना के बंडल करके। जो सप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो हो, मगर ये जो एक सिंगल बायर मॉडल, सिंगल ट्रांसमीटर मॉडल, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये दिस नीड्स टू इवेंचुअली गो आउट। वरना ये जो हमारा बेसिकली अभी जो स्ट्रक्चर है प्राइसिंग का, वो कॉस्ट प्लस पे चलते हैं, जो भी कॉस्ट है उस पर प्लस करके आगे बढ़ा दो। इस तरह आगे नहीं चल पाएगी ये चीज। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ मार्केट डिटरमाइंड मैकेनिज्म, और उसमें जैसी बैटरी की प्राइसेस नीचे आएंगी, देन इट विल बी ट्रबल फॉर द ग्रिड, क्योंकि उस वक्त जो है ग्रिड डिफेक्शन जो अभी हो रही है अच्छी खासी हुई है, और वो एक्सेलरेट कर जाएगी ग्रिड डिफेक्शन, अगर ग्रिड ने अपने आप को और एफिशिएंट नहीं बनाया। ये बताइए कि हम, व्हाट इज रॉन्ग विद अस, हम लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज हैं इसको सही तरह क्यों नहीं बनाते? आप देखें कि अंग्रेज का बनाया हुआ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 का चल रहा है, लैंड एक्विजिशन एक्ट जिसके तहत राइट ऑफ वे के इशू 1894, टेलीग्राफ एक्ट 1885। तो ये 150 साल तक इनकी वैलिडिटी रही है, इफेक्टिव रहे हैं। और हम जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो रेगुलेशंस बनाते हैं, उनकी जो शेल्फ लाइफ है 10 से 15 साल भी नहीं। तो ऐसा ऐसा क्या, व्हाट इज रॉन्ग विद अस, हम ऐसी क्यों पॉलिसीज, ऐसे लॉज वो सही तरह नहीं बना सर, पाते? वो तो नॉट अ लॉ मेकर, तो मैं उस पर जवाब नहीं दे सकता, मगर आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है कि आगे जाके जो भी टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट आ रही है, जो जिस तरह इवॉल्व कर रही हैं चीज़ें, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है ये सारी चीज़ें इवॉल्व होनी चाहिए। जैसे मैंने माइक्रोग्रिड का आपको कॉन्सेप्ट अभी दिया, सप्लायर से कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें कुछ जगहों पे मौजूद हैं, मगर इस पर काम नहीं होता। तो हमें जो है जो भी लॉ बनाया जाए, जो भी पॉलिसी बनाया जाए, इट शुड लुक एट 10-20 ईयर्स इन द फ्यूचर, और इस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। आई फुली एग्री विद यू। जिस तरह ये आईपीपीज की पॉलिसी, इस पे तनकीद की जाती है। एलएनजी पॉलिसी, इसमें आजकल हमारे जो वेसल्स हैं वो हम इंटरनेशनल मार्केट में डाइवर्ट कर रहे हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो
देखा यही गया है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, वो नहीं चल पाती। देखिए उसमें भी है ना, कॉन्टेक्ट जरूरी है। आईपीपी अगर आए, आईपीपी क्यों एक रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं कि जी बहुत महंगे रिटर्न पे आए, वो इसलिए पाकिस्तान का रिस्क ज्यादा है, जो रिस्क प्रीमियम ज्यादा होता है, ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो इन्वेस्टर पैसे मांगेगा, जो रिटर्न मांगेगा वो ज्यादा ही मांगेगा। आपने वो पॉलिसी कर दी, मगर उसके साथ बहुत सारी और चीजें करनी थी। आपने कंपेरेटिव मार्केट डेवलप करनी थी, क्या वो हम कर पाए, नहीं कर पाए। क्या हम जो दूसरे इनएफिशिएंसीज हैं, वेदर दैट दो डिस्ट्रीब्यूशन इनएफिशिएंसीज, क्या वो थेफ्ट हो या रिकवरी के इश्यूज हो, क्या हम उसको रिजॉल्व कर पाए, वो नहीं रिजॉल्व कर पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर ये हम चीजें नहीं कर पाए, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आईपीपी पॉलिसी खराब है। आईपीपी पॉलिसी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो उसके साथ साथ दूसरी चीजें होनी थी वो हम नहीं कर पाए। नेपरा बीइंग अ रेगुलेटर, इसका जो रोल है इस सारे सिनारियो में, पावर सेक्टर के जो इश्यूज हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, और ये जो प्रेजेंट नेट मीटरिंग पॉलिसी है, तो वो एज अ रेगुलेटर आपके ख्याल में अपना जो रोल है सही प्ले कर रहा है? सर बिल्कुल सही प्ले कर रहे हैं, मगर एक हद तक है ना कि आप कितना प्रोएक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इट्स वेरी इजी टू ब्लेम द अदर पार्टी, जब इन जैसे कहते हैं ना, रेट्रोस्पेक्टिव हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20, कि जी पीछे ये हुआ तो ये गलत कर दिया। आप ये देखें ना, उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट क्या था कि ये चीज हुई। जब आईपीपीज लगे, जो हमारे 2016 वाले की पॉलिसी के हिसाब से लगे, वो 9 सेंट 8 सेंट की बिजली थी। अब इवन इन डॉलर टर्म्स राइट नाउ, वो जो प्राइस है उनकी, वो एक्चुअली रिड्यूस हुई है। हमारी बिजली की प्राइस डॉलर टर्म रिड्यूस हुई है। प्रॉब्लम ये हुआ कि पीकेआर डेप्रिशिएट गिर गया। पीकेआर क्यों डेप्रिशिएट करा, वो बहुत सारे उसके अलग रीजन थे। तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जी पावर सेक्टर में जो रेगुलेटर है उसकी गलती थी। जब डॉलर डेप्रिश पीकेआर डेप्रिशिएट करा, दैट इज नॉट इन एनी वंस कंट्रोल। वो तो पूरा ओवरऑल मैक्रो एनवायरमेंट है। तो इस चीज को कॉन्टेक्स्ट में रखना जरूरी है कि ये एक पॉलिसी जब इंप्लीमेंट करी गई, जब फॉर्मुलेट करी गई, उस वक्त क्या कॉन्टेक्स्ट था। ठीक है, और अगर कोई चीज उसमें इवॉल्व होकर खराब हुई है, तो व्हाट आर द रीजन जिसकी वजह से वो चीज ऐसी हुई है। सीटीबीसीएम को एज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट आजकल पोर्ट्रे किया जा रहा है, और गवर्नमेंट बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है इस बारे में कि जब सीटीबीसीएम इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और एक तासुर ये दिया जा रहा है कि वंस इट इज़ इम्प्लीमेंटेड तो पावर सेक्टर के जो सिंगल वायर मॉडल ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। आपका सीटीबीसीएम की जब ये इम्प्लीमेंट हो जाए, पहली बात ये कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा तो उसके बाद इसकी सक्सेस के क्या चांसेस हैं? सर ये इम्प्लीमेंट तो इंशाल्लाह बिल्कुल होगा ये, और सक्सेस के चांसेस इसके वो हैं कि जब हम अभी तो B2B पे होगा ना ये, कि जी आपने व्हीलिंग प्राइस एक अनाउंस कर देंगे, उसके बाद इवेंचुअली बल्क बायर आएंगे, सेलर्स होंगे, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। असल चीज़ होगी कि व्हेन वी आर एबल टू मूव टू अ मार्केट विच इज़ मोर डिसेंट्रलाइज। ठीक है, जैसे मैंने कम्युनिटी ग्रिड्स का कॉन्सेप्ट आपको दिया, माइक्रो ग्रिड्स का कॉन्सेप्ट दिया, कि एक कम्युनिटी, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले से क्या ट्रेडिंग कर सकता है। क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जुरिस्डिक्शन में 4 या 5 सप्लायर जो हैं बिजली के, वो घूम रहे हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो वायरिंग नेटवर्क है उसको यूज कर रहे हैं, और अपने पावर के पैकेजेस जो हैं दूसरे को सेल कर रहे हो। अगर ये होगा तो दैट विल बी द ट्रू सक्सेस। मगर अगर सिर्फ इन लेटर ही वो चीज़ होगी कि जी सीटीबीएस हम आ गए, मगर उसमें भी वही डिस्ट्रीब्यूशन मोनोपली भी वही है, सप्लायर मोनोपली भी वहीं पर है, सारी मोनोपलीज वहीं पे चल रही हैं, इनएफिशिएंसी भी वहीं पर है, तो कोई फायदा नहीं होगा इसका। आजकल मिनिस्ट्री इज कॉलिंग द शॉट्स। सारी जो पावर्स हैं वो ऑलमोस्ट मिनिस्ट्री के पास ही हैं, पॉलिसी लेवल पे। और जो भी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें भी देखा यही गया कि उनके जो फाइनल से है। तो आपके ख्याल में हु शुड हैव द फाइनल से इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज रिलेटेड टू द पावर सेक्टर? हु शुड बी? आई थिंक पॉलिसीज में तो इट इज द मिनिस्ट्री, जो पॉलिसी आर्म है, तो दैट विल बी इवेंचुअली द मिनिस्ट्री। मेरे को उन्हीं का वो होना चाहिए, बिकॉज दे हैव द लॉन्ग टर्म मैंडेट फॉर दैट। लेकिन इसके जो रिजल्ट देखा गया है कि चूंकि उसमें जो प्रोफेशनल इनपुट है वो तो नहीं होती प्रोफेशनली वो चीज़ें। दैट इज एन इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम ना, दैट रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। तो वो तो बिल्कुल आप कैपेसिटी डेवलप करें, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी डेवलप हो, बहुत सारी चीजें हों, तब जाके और उसमें जो है बेहतर आउटपुट उससे आएगा। मगर इवेंचुअली ओनरशिप तो नहीं की है। थैंक यू वेरी मच अमार साहब, आपने इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। तो इंशाल्लाह आपसे मुस्तकबिल में भी रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़ जी, अल्लाह शुक्रिया। हाफिज।